उसके बाद कहेंगे टेक द बॉडी आउट। परिवार भी आकर उस डॉक्टर से कहेगा हम बॉडी को घर कब लेकर जा सकते हैं। एक क्षण में वो सिर्फ एक बॉडी है। हमारा रिश्ता उस बॉडी से थोड़ी था, क्योंकि हम बॉडी को तो संभाल के रखते ही नहीं। उसके बाद हम तो फटाफट प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा रिश्ता किसके साथ था? हमारा रिश्ता किसके साथ था? जो उस बॉडी के थ्रू हमसे इंटरैक्ट करते थे। जब हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग दो शब्द हैं। ह्यूमन, ह्यूमस, मिट्टी, मिट्टी का बना है, मिट्टी में खत्म हो जाएगा। बीइंग, शक्ति जो इस शरीर को चलाती है, जिसको हम अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं। हम उसको बीइंग कह सकते हैं, हम उसको कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, हम उसको लाइट, पावर, स्पिरिट, आत्मा, एनर्जी, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रोल नहीं हूँ, मैं पोजीशन नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये सब कुछ मैंने अक्वायर किया है, और ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैंने बहुत अक्वायर करना भी है। आपको कोई आकर एक सुंदर सा गिफ्ट देता है, उसका रैपिंग पेपर बहुत प्यारा होता है। आजकल कितने प्यारे प्यारे रैपिंग पेपर होते हैं कि नहीं? तो उसका रैपिंग पेपर इतना प्यारा होता है कि आप रैपिंग पेपर को ही संभाल के रखते हैं। फिर उस पर रिबन्स होती हैं, वो जो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। फिर उस पर एक लेबल होता है, वो भी बहुत फैंसी होता है। और जब आप रैपिंग पेपर को उतारते हैं, रिबन्स को उतारते हैं, लेबल को उतारते हैं, तो सुंदर सा वेलवेट बॉक्स होता है अंदर। और आप उस वेलवेट बॉक्स के लिए शुक्रिया कर देते हैं सामने वाले को। आप कहते हैं कितना प्यारा गिफ्ट दिया, लेकिन आपने गिफ्ट तो देखा ही नहीं। वो गिफ्ट तो उस वेलवेट बॉक्स के अंदर का डायमंड था। वो डायमंड तक तो हम पहुंचे ही नहीं। हम तो वो वेलवेट बॉक्स को ही गिफ्ट समझ लिया, और ऊपर से लगी हुई रिबन्स और रैपिंग पेपर और लेबल से ही हम इतने खुश हो गए कि हम अंदर के डायमंड, हमने सोचा भी नहीं अंदर एक डायमंड भी। हमने सोचा कि डब्बा ही इतना प्यारा है, ये मेरा गिफ्ट है। आप चेक कीजिए अपने जीवन के रैपिंग पेपर कौन से हैं, जीवन की रिबन्स कौन सी हैं, लेबल्स कौन सी हैं, और वेलवेट बॉक्स कौन सा है? वेलवेट बॉक्स कौन सा है? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, बट इट्स जस्ट द बॉक्स। इट्स जस्ट द बॉक्स। और ये सब हम इतने प्यारे प्यारे जो कपड़े पहनते हैं इस बॉक्स के ऊपर, ये सब कौन है? इस बॉक्स को कवर करने वाला रैपिंग पेपर। और फिर हमारी रोल्स एंड पोजीशंस एंड डेजिग्नेशंस उस वेलवेट बॉक्स को और भी ब्यूटीफुल बना देती हैं। और हम पूरा जीवन सिर्फ सुंदर रैपिंग पेपर, ब्यूटीफुल वेलवेट बॉक्स और रिबन्स और लेबल के साथ बिता रहे हैं। और उसी को और सुंदर और सुंदर और परफेक्ट और ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लाइफ का गिफ्ट नहीं था। गिफ्ट तो उस वेलवेट बॉक्स के अंदर था। क्या ज़रूरी है वो गिफ्ट को जानना, या सिर्फ बॉक्स और रिबन्स ही ठीक ठाक है? अगर हमें याद होता कि मैं वो डायमंड हूँ, मैं वो डब्बा नहीं हूँ, तो आज हम खुशी का टॉपिक डिस्कस करने के लिए यहाँ इकट्ठे ना होते। क्योंकि हम भूल गए मैं डायमंड हूँ। बॉक्स इंटरेस्टिंग तो बहुत है, रिबन्स एंड वेलवेट बॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनके पास खुशी नहीं है। ये जो अच्छे अच्छे महंगे महंगे हम रैपिंग पेपर पहनते हैं, क्या हमारी ड्रेस हमें खुशी देती है? क्या हमारी ड्रेस हमें खुशी देती है? हाँ हाँ, जो राइट आंसर लगे वही बोलना, क्योंकि हर आंसर राइट होता है। क्या हमारी ड्रेस खुशी देती है? थोड़े टाइम के लिए देती है, बहुत अच्छा। कितने टाइम के लिए देती है? अच्छा, जब जब पहनते हैं। हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम खुशी देती है, सेकंड टाइम तक क्या हो जाती है वो?
अच्छा, तब तक फिनिश्ड, तब तक कम हो जाती है और 4-5 बार पहन ली तो फिर ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि 3-4 बार पहनने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, फिर मुझे फिर से नई ड्रेस खरीदनी पड़ती है खुश होने के लिए। आज पूरी सृष्टि पर प्रकृति उथल-पुथल सिर्फ़ इसीलिए कर रही है क्योंकि हम खुशी के लिए हर 3-4 दिन बाद नई ड्रेस खरीदने की सोच रहे हैं। इसी का रीज़न है सिर्फ़, मतलब सिर्फ़ ड्रेस नहीं, कोई भी चीज़ है। हर चीज़ जो हम खरीदते हैं, हर चीज़ जो हम खरीदते हैं, वो प्रकृति की रिसोर्सेज़ से बनती है। एक ड्रेस बनाने में भी कितना पानी जाता है। तो हर चीज़ जो हम खरीद रहे हैं, वो प्रकृति के कितने रिसोर्सेज़ से बनती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो चीज़ हमें वो स्टिमुलस, वो एक्साइटमेंट नहीं दे रहा है। तो हम क्या कहने लगते हैं, अब बोर हो गए, अब कुछ और लेना है। क्योंकि वो खुशी नहीं दे रहा था, वो एक्साइटमेंट दे रहा है। और एक्साइटमेंट एक स्टिमुलस है, थोड़े दिन के बाद वो चीज़ वो देना बंद कर देती है, तो हम बोर हो जाते हैं, तो हम और खरीदते हैं। और आजकल क्योंकि हमारे पास पैसा है, तो हमारे को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई आपसे पूछे, भैया आपकी अलमारी में इतने कपड़े हैं, अब और क्यों लेने हैं? तो हम एक बहुत सिंपल बात बोलते हैं, हम बोलते हैं आई अर्न, आई कैन अफोर्ड इट, विच इज़ ट्रू। मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ, या मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ, ताकि मेरे पास उतना धन हो कि मैं जो खरीदना चाहूँ मैं खरीद सकता हूँ। वेरी गुड, हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है अपने आप से पूछने का, क्या ये सृष्टि अफोर्ड कर सकती है? अफोर्ड कर सकती है? यस और नो? नो। तो आपको नहीं लगता हमें थोड़ा सा इस सृष्टि का ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा? साइंटिस्ट पूरी दुनिया से इकट्ठे होते हैं सिर्फ इस बात पर डिस्कस करने के लिए कि इस प्लैनेट के रिसोर्सेज को कैसे बचाना है। लेकिन वो कितना भी प्रयास कर लें, वो इस प्लैनेट के रिसोर्सेज को नहीं बचा पाएंगे जब तक हम अपने जीवन में सादगी नहीं लेकर आएंगे। जब तक हम चीज़ें ज़रूरत के लिए खरीदना ना शुरू करें, बजाय कि खुशी के लिए खरीद रहे हैं। और वो जो हमने कहा कि 4-5 बार पहनने के बाद तक तो खुशी मिलती है, उसको भी चेक कर लेना कि खुशी क्या ड्रेस देती है, खुशी क्या फ़ोन देता है, खुशी क्या कार देती है। अभी अभी आपने एक नई कार खरीदी, आज ही खरीदी इसी मॉर्निंग, और आप उस कार में बैठे हैं। कार खरीदना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए खरीद रहे हैं। कार किस चीज़ के लिए खरीदी जाती है? जस्ट टू ट्रैवल। फ़ोन किस चीज़ के लिए खरीदा जाता है? जस्ट टू कम्युनिकेट। कपड़े किस चीज़ के लिए खरीदे जाते हैं? जस्ट टू कवर द बॉडी। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें खरीदते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस लिए इम्पोर्टेंट है? हमें फ़िज़िकल कंफर्ट देने के लिए इम्पोर्टेंट है। हमेशा याद रखना है, कोई भी फ़िज़िकल चीज़ सिर्फ फ़िज़िकल कंफर्ट दे सकती है, वो बनी ही फ़िज़िकल कंफर्ट देने के लिए है। अगली बार जब आप फ़ोन खरीदेंगे या कार खरीदेंगे, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल पे सारी चीज़ें बहुत क्लियरली लिखी होती हैं कि ये फ़ोन क्या-क्या दे सकता है, ये गाड़ी क्या-क्या दे सकती है। किसी भी मैन्युफैक्चरर ने कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये खुशी देने के लिए बनाई गई है। किसी ने नहीं लिखा कहीं पे भी, क्योंकि वो बनी नहीं है खुशी देने के लिए। वो हमें आराम देने के लिए बनाई गई है। लेकिन हमने सोचा कि हमें खुशी किस चीज़ से मिलेगी, इन चीज़ों से मिलेगी। और फिर हमारे इस संस्कार को दुनिया ने यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, बड़ी-बड़ी एडवर्टाइज़मेंट कर दी, हैप्पी फेस और वो ऑब्जेक्ट। तो हमने सोचा मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट खरीद लिया, मेरा हैप्पी फेस हो जाएगा ऐसे वाला। खुशी चीज़ से नहीं मिलती, चीज़ खरीदने के बाद हम जो थॉट क्रिएट करते हैं कि मैंने ये खरीद लिया, मेरे पास ये आ गया, तो मुझे खुशी मिलती है। खुशी वो चीज़ से नहीं, खुशी उस चीज़ के बारे में क्रिएट की हुई थॉट से मिलती है। और आपने बहुत मेहनत से पैसे जमा करके आज एक नई गाड़ी खरीदी या नया फ़ोन खरीदा,
और आप वो थॉट क्रिएट करके बहुत खुश हैं और इमिजिएटली आपका कोई फ्रेंड आया और कहा ये कौन सा खरीदा है, ये तो मॉडल नया नहीं है। गॉन, गॉन। गाड़ी वहीं खड़ी है, अभी तो बैठे भी नहीं उसमें, लेकिन किसी ने आकर एक लाइन कही जिससे मेरी थॉट चेंज हो गई, और जैसे मेरी थॉट चेंज हो गई मेरी खुशी बदल गई। आपने नई ड्रेस खरीदी, आप बहुत हैप्पी हैं कि मैंने नई खरीदी, अभी मुझे अगली बार पार्टी में जाने के लिए मेरे पास एक नई ड्रेस है। लेकिन तब तक भी आपको अभी तक खुशी नहीं मिल रही जब तक वहाँ 4 लोगों ने कहा नहीं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जब ड्रेस खुशी देने वाली थी तो पहन के मिल जानी चाहिए थी ना, नहीं मिली ना अभी भी। अब किस पर डिपेंडेंसी हो गई है? लोगों की। अब लोग कहें, और कई बार कोई कुछ कह ही नहीं रहा होता तो हमारे को अंदर से अनकंफर्टेबल होने लगता है, कोई कह नहीं रहा तो हम लिटरली सीख करना शुरू करते हैं इस तरह से। विजुअलाइज कीजिए, कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं हम सड़क पर, डालिए इसके अंदर कुछ, सो दैट आई एम हैप्पी। अप्रिशिएट मी, मेरी महिमा करो, मुझे अप्रूव करो, जो मैंने डिसीजन लिया उसको अप्रूव करो। जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे आई एम नॉट राइट। और फिर अगर किसी ने आकर कहा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तब कहते हो ठीक, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत सूक्ष्म है ये एडिक्शंस, ये स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब एडिक्शंस तो दिखाई देती हैं, ये वाली एडिक्शन नहीं दिखाई देती कि दूसरों से मुझे अप्रूवल मिले, महिमा मिले, उसकी कितनी सूक्ष्म एडिक्शन होती है। और फिर उसी टाइम अगर किसी ने आकर कह दिया ये तो आप पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर आपके लिए नहीं है, अगली बार ध्यान से खरीदना, सब खत्म, ऐसे खड़े हैं। और हमने सोचा कि वो ड्रेस खुशी देती है, वो ड्रेस सिर्फ शरीर को ढकने के लिए बनी है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। और तो क्लैरिटी कि खुशी चीज़ों में नहीं, चीज़ों से फिज़िकल कंफर्ट मिलता है, क्योंकि फिज़िकल कंफर्ट के लिए ही वो डिज़ाइन की गई है, और फिज़िकल कंफर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम खरीद रहे हैं हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, हम फिज़िकल कंफर्ट खरीदने जा रहे हैं, नॉट कि हम हैप्पीनेस खरीदने जा रहे हैं। फिर हमने सोचा खुशी हमें हमारे काम से मिलती है। तो पिछले 25-30 साल से तो हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि हमने आराम करना बंद कर दिया है। तो इतना काम करने के बाद पिछले 25 सालों के अंदर खुशी तो कई गुना बढ़ जानी चाहिए थी, क्योंकि खुशी तो हमें हमारे काम से मिलती है, खुशी हमारे हमारे प्रोग्रेस से मिलती है। लेकिन 25 सालों में खुशी क्या हो गई? क्या हुई? बढ़ी। पिछले 25 सालों में खुशी बढ़ी, पिछले 25 सालों में कंफर्ट्स बढ़े। 25 साल पहले घर में देखो क्या होता था और अब क्या है। ऐसे लगता है कि हम 25-30 साल पहले जीते कैसे थे, क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी चीज़ें हमारे पास नहीं थी। हम में से मेजॉरिटी उस युग को बिलोंग करते हैं जहाँ पहला टीवी आया, पहला फ्रिज आया, पहला अवन आया, पहली गैस आई, पहला फ़ोन आया, सब कुछ पहला। कौन कौन है वो पहला वाला सारे? देखो, अब वो अभी के बच्चे हमारी तरफ देखेंगे और बोलेंगे आप जीते कैसे थे इन सब चीज़ों के बिना। लेकिन इन सारी चीज़ों ने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल किया। इतना कंफर्टेबल लाइफ होने के बाद भी हैप्पी होना चाहिए था ना, कि इतनी लाइफ कंफर्टेबल हो गई थी। हमने तो कह दिया स्ट्रेस इज नॉर्मल, और आज तो अब स्ट्रेस की भी बात नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेस तो एक्सेप्ट हो गया। आज हम डिप्रेशन की बात करते हैं। जब चीज़ें इतनी कम थी, साधन इतने कम थे, घर इतने छोटे थे, गाड़ियाँ नहीं थी, बड़े बड़े परिवार एक घर में रहते थे। आज हम डिवोर्स की बात करते हैं, अलग रह रहे हैं तो भी नहीं इकट्ठे रह पा रहे हैं। तो आज हम डिवोर्स की बात करते हैं, आज हम कैंसर और डायबिटीज़ की बात करते हैं। तो 25 सालों में इतना काम किया, इतना काम किया, इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया, ये उसका रिजल्ट है। ये उसका रिजल्ट है कि जो चीज़ें 30 साल पहले रेयरली कभी कहीं किसी की सुनने को मिलती थी, आज नॉर्मल में बोल दिया उसको। तो कहाँ कौन सी गलती हुई है?
क्या लगता है कौन सी गलती हुई है? क्योंकि नाउ इट्स नॉट अबाउट पिछले 25-30 साल हमने क्या किया, वो तो ओवर हो गया है टाइम। इम्पोर्टेंट है अब क्या करना है, क्योंकि अगर आज भी कुछ करेक्शन नहीं किया तो अगले 2-3 सालों में हमने डिप्रेशन को नॉर्मल बोलना शुरू कर देना है। मुझे नहीं पता कि आपके शहर में कैसा है, लेकिन दिल्ली जहाँ से मैं आती हूँ वो ऑलरेडी नॉर्मल बोलते हैं। वहाँ पर बहुत आराम से कॉलेज के स्टूडेंट्स बोलते हैं आई हैव टू गो एंड सी माई साइकोलॉजिस्ट टुडे। नो प्रॉब्लम, आम बात है, आम बात हो गई है। सब्सटेंस अब्यूज लेना आम बात हो चुकी है। और अब तो इन शहरों में हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे इन चीज़ों की तरफ नहीं हैं, स्कूल में भी जो बच्चे इन चीज़ों की तरफ नहीं हैं, उनको डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी उस तरफ हैं, तो वो बच्चे बहुत सिंगल आउट हो रहे हैं। मतलब इस समय सही पे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेजॉरिटी दूसरी साइड पर है, तो वो आपको सिंगल आउट कर देते हैं, वो आपको लेफ्ट आउट फील कराते हैं। तो जब हम स्कूल में थे तो कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते होते थे, हम सब मेजॉरिटी में थे, वो कुछ लोग भाई ये सब करते हैं, वो ठीक है। अब ऑपोजिट हो गया, अब ऑपोजिट हो गया। अब अगर किसी पेरेंट्स ने किसी बच्चे को कहा आपको सोशल मीडिया पर नहीं जाना है जब तक आप स्कूल में, आपको ये सब रिश्तों में नहीं करना, ये सब तो बाद में जीवन की चीज़ होती है, आपको ये सब नहीं खाना पीना है, और वो बच्चा मान जाता है, लेकिन उसके लिए उस स्कूल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस समय सिर्फ सही पे चलना काफ़ी नहीं है, सही पे चलने के लिए अब शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम पिछले अपने 25-30 साल की छोटी सी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हमारे अगले 5 साल में तो ये दुनिया बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, बिकॉज चेंज बहुत फास्ट हो रहा है अब। तो क्या लगता है कौन सी छोटी सी गलती हुई है, जबकि हम इतनी मेहनत कर रहे थे? इतनी मेहनत तो हम पहले नहीं करते थे। कौन सी छोटी सी गलती हुई? कुछ तो सीखेंगे ना, सीखेंगे तो कोर्स करेक्शन होगा ना। करेक्शन नहीं करेंगे तो अगले 5 साल बाद हम कुछ और ही बात कर रहे होंगे। अभी तो हम फिर भी मिल रहे हैं ये बात करने के लिए कि खुश कैसे रहा जाए। 5 साल बाद तो मिलेंगे भी नहीं ये बात करने के लिए, क्योंकि वो चैप्टर ही क्लोज हो गया होगा। तो क्या लगता है कौन सी छोटी सी बात हुई है? हाँ जी, हाँ जी। और हाँ जी, मैं से बाहर नहीं निकले। जब हमने सडनली हमारे पास बहुत चीज़ें आई हैं ना इस 25-30 सालों में, एक बच्चे को देखना, घर पे छोटा बच्चा है, अपना सारा काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप उसको 2-3 नए खिलौने ला के दे दो, और जैसे आप उसको नए खिलौने ला के दे देंगे, उसका पूरा ध्यान किस पर चला जाएगा? वो नए खिलौने पर। अब आप उसको सिर्फ बोलो बच्चा खाना खा लो, नहीं मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मुझे खेलना है। अच्छा तुम पढ़ लो, नहीं मुझे आज नहीं पढ़ना, आज मुझे खेलना है। बाहर चलो, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे खेलना है। क्योंकि उसको अभी अभी क्या मिला है? अभी अभी क्या मिला है? नए खिलौने मिले हैं। ये 25-30 साल से तो हमें हर साल ही नए खिलौने मिलते जा रहे हैं। तो हमारे सोने का समय बदल गया, हमारा खाना पीने का तरीका बदल गया, हमारी सुबह दिन की शुरुआत बदल गई, हमारे रिश्ते बदल गए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हम नए नए खिलौनों के साथ रोज़ खेल रहे थे। और ये सब कुछ करते करते हमने अपना ध्यान रखना बंद कर दिया, क्योंकि जितना धन आता गया उतना वेलवेट बॉक्स को और महंगा बनाते गए, रिबन्स और रैपिंग पेपर और ब्यूटीफुल होते गए, और फिर एक और रेस लगी कंपटीशन की कि मेरा वेलवेट बॉक्स और मेरा रैपिंग पेपर आपसे बेटर। और वो तो एक नेवर एंडिंग रेस है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। और फिर इतना हम कर ही रहे थे कि सोशल मीडिया आ गया,
तो अब तक तो हमारा कंपैरिजन कितने दायरे में था, इतने ही दायरे में था जो लोग दिखाई देते थे। अब सोशल मीडिया आ गया तो हमारा कंपैरिजन का दायरा कहाँ तक चला गया, अननोन लोगों तक चला गया। और हम अपनी पूरी जीवन ऐसे बिता सकते हैं। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम इतना सिर्फ बाहर पर फोकस कर रहे थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमें सिर्फ सीखना था कि बाहर की चीज़ों का ध्यान रखते हुए खुद का ध्यान भी साथ में रखना है। क्योंकि बाहर जो चीज़ें आई वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो खुद की शक्ति को घटाने वाली थी। फ़ोन आया, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आज तो उसके बिना हम अपनी जीवन ही नहीं इमेजिन कर पाते हैं। और जबकि हम वो हैं जो लैंडलाइन के बिना भी जिए हैं ना। फिर हम इमेजिन भी कैसे करें कि हम एक लेटर लिखते थे, वो 5 दिन बाद कहीं पहुंचता था दूसरे शहर। आप यहाँ आए, यहाँ से आप गए बॉम्बे वापस, फिर आप लेटर लिखते थे, हम पहुंच गए। पहले आप पहुंचने में 2 दिन लगाए, फिर वो लेटर पहुंचने में 5 दिन लगाए। मतलब आपके परिवार को 7 दिन के बाद पता चलता था कि आप पहुंच गए, और तो भी स्ट्रेस शब्द नहीं था। बताओ, यहाँ फ्लाइट लैंड हो रही होती है, अभी वो एयर होस्टेस बोलती है भाई फ़ोन ऑन नहीं करना है, वो भी हम ऐसे ऐसे होने लगते हैं। और अगर हमने पहुंचते ही लैंडेड नहीं लिखा तो वो घर बैठे वाले ऐसे ऐसे होने लगते हैं। तो हम अपने आप से पूछे, हम वही हैं जिनको 7 दिन बाद पता चलता था कि सामने वाला लैंडेड है, और आज हमें 2 घंटे के बाद 5 मिनट ऊपर हो गए तो हम बोलते लिखा क्यों नहीं, लिखा क्यों नहीं, मैसेज पहुंचा क्यों नहीं, पहुंचा तो रिप्लाई किया क्यों नहीं, ब्लू टिक आया कि क्यों नहीं आया। कितना स्ट्रेस। तो हम वो लास्ट जनरेशन है, और हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वो पेशेंस, वो पावर, वो धैर्यता, वो सहन शक्ति जो हमारे पास थी उसको वापस ले आए, और इन खिलौनों के साथ वो शक्ति भी अपने बच्चों को दें। क्योंकि हमारे पास तो शक्ति भी थी और खिलौने भी आए। राइट है कि नहीं बात? हमारे पास वो शक्तियाँ भी थी, वो संस्कार भी थे, और ये खिलौने भी आ गए, तो हम तो दोनों के साथ खेल रहे हैं पिछले 25 साल से। लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है। ये इनका क्या होगा जिनको हम सिर्फ खिलौने दे रहे हैं और शक्ति नहीं? इनका क्या होगा जो 2-3 साल की एज में प्लेट के साथ फोन रखकर खाना खाते हैं? एंड वी आर कॉलिंग आवर सेल्फ अ सक्सेसफुल जनरेशन। ये सफलता है क्योंकि हमने ज़्यादा कमा लिया और हमने बड़े बड़े बॉक्सेस और बड़े बड़े रैपिंग पेपर कर दिए, ये सक्सेस होती है? नहीं होती। तो समय आया है कि सब कुछ जो ये नया नया आया जो हम बच्चों को दे रहे हैं, उसके साथ जो हमारा पुराना था, जिसमें हमारी संस्कृति है और हमारे संस्कार हैं, और जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली बनती हूँ, ये हमें उनको देना है। अगर हमने उनको नहीं दिया, सृष्टि के रिसोर्सेज तो पता ही हैं किस रिस्क पर हैं, लेकिन ह्यूमन जनरेशन ही बहुत बड़ी रिस्क पर है। आप इमेजिन करेंगे जब डिप्रेशन को नॉर्मल हो जाएगा तो सड़क पर चलते हुए के चेहरे कैसे दिखाई देंगे आपको? तो क्या करना चाहिए अब? क्या लगता है? आप रेडी हैं कुछ चेंज क्रिएट करने के लिए? रेडी हैं कुछ चेंज क्रिएट करने के लिए? कौन कौन रेडी है चेंज क्रिएट करने? आपके पास टाइम है? आपके पास टाइम है? टाइम है, क्योंकि हम इतना भाग रहे हैं कि अगर किसी को कहो बैठ जाओ तो उनको लगता है ऐसे बैठना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि भागने की आदत पड़ गई। पहले फिजिकली भाग रहे थे, अब मन भागता है। ओवर थिंकिंग, भागता ही रहता है, अंदर एक शोर मचता रहता है सारा दिन। मन सोचना ही बंद नहीं करता है। बात इतनी सी होती है, सोचता इतना ज़्यादा है उसके बारे में। तो इसलिए सब कुछ का ध्यान रखते हुए, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, आने वाले समय में तो ये खिलौने और कई गुना बढ़ जाएंगे। और अगर हमें इन खिलौनों का बेस्ट बेनिफिट लेना है, लेकिन अपनी शक्ति को नहीं घटाना है,
तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ और सारे साधनों को यूज़ करते हुए साथ साथ हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। करना है ना? ऐसे सक्सेस का फ़ायदा नहीं है जहाँ बीमारियां बढ़ रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग अलग हो रहे हैं। इसको सफलता नहीं कहते, इसको अपने सिस्टम का कोलैप्स कहते हैं। कोलैप्स कहते हैं। आजकल हमारे पास जो कपल्स आते हैं ना, 5-6 साल तक एक अच्छे रीज़न लेकर आते थे अलग होने के लिए। तो जब कोई रीज़न लेकर आए तो रीज़न पर बात भी हो सकती है, रीज़न पर बात होती है तो सोल्यूशन भी निकल आता है। आजकल रीज़न ही नहीं लेके आते एंड ऐसे बैठते हैं, नो वी डिसाइडेड टू सेपरेट। अच्छा, क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ। तो फिर अलग क्यों होना है? बस डोंट फील लाइक। So then we ask them, why don't you feel like? Because I'm not getting anything from this person. मुझे इनसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे इतना एडजस्ट करने की, झुकने की क्या ज़रूरत है? हम अकेले ही ठीक हैं। कई देशों की ये संस्कृति है और हमने सिर्फ छोटी सी गलती ये की, अपने संस्कार और संस्कृति छोड़कर कहीं और की संस्कृति से प्रभावित होकर उसको अपना स्टेटस सिंबल बनाकर धीरे धीरे उसको अपना जीवन जीने का तरीका अपना लिया। लेकिन मूल रूप से तो हमारी संस्कृति कुछ और है, तो हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ जो थे वो वापस बन जाना है। नथिंग न्यू, हमारे लिए वो नथिंग न्यू है, लेकिन जो अगली जनरेशन है उनके लिए तो बिल्कुल न्यू होने वाला है, अगर हमने घर में वो संस्कार अभी नहीं लाए तो। इतने सालों से हम बच्चों को वो दे रहे हैं जो हमें नहीं मिला था। अब समय आ गया है कि वो बच्चों को वो दें जो हमें मिला था, शक्ति। शक्ति। पोस्ट कोविड भारत में मेंटल हेल्थ इश्यूज 30% बढ़े हैं एंड डिवोर्स रेट 40% बढ़ा है, 4 बड़े शहरों का स्टैटिस्टिक्स। एक ऐसा समय आया जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, कब हमें उठकर काम पे नहीं जाना पड़ेगा, कब हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, कब हम अपने परिवार के साथ घर पे समय बिताएंगे। पूरी सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने यह संकल्प किया तो तथास्तु हो गया। जब हुआ तो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, अरे वाह बड़ा मज़ा आ रहा है, घर पे सारे हैं सब। पर वो भी थोड़े दिन ही रहा। उसके बाद सब बोलने लगे कब वापस जाएंगे, कब ऑफिस वापस जाएंगे, कब वापस जाएंगे, कब स्कूल जाएंगे। क्योंकि एक दूसरे के संस्कार दिखने में आए, पूरा पूरा दिन इकट्ठे रह रहे थे ना, देखते एक दूसरे को, अच्छा आपके अंदर ये भी आदत है, आप कैसे भी हो, आप वैसे भी हो। तो कोविड वो समय था जो बहुत लोगों ने अपने ऊपर ध्यान दिया तो बिगड़े हुए रिश्तों को मजबूत बना दिया। और कोविड वो भी समय था जिन्होंने अपने पर ध्यान नहीं दिया तो घर में रहकर अलग होने का निर्णय ले लिया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हम ध्यान किसका कर रहे हैं। इट डजेंट डिपेंड ऑन हम इकट्ठे रह रहे हैं या दूर, इट डजेंट डिपेंड ऑन दैट। इट डिपेंड्स ऑन हम अपना ध्यान कितना रख रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो हम बचपन में करते थे उसमें से कुछ चीज़ों को वापस लेकर आना है। वो चीज़ें हैं जो आत्मा की शक्ति को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। सबसे पहले डिसीजन, क्या आप इस डायमंड का ध्यान रखने के लिए हर रोज़ थोड़ा सा समय निकालने के लिए रेडी हैं? देखो इस वेलवेट बॉक्स का ध्यान रखने के लिए हम कितने घंटे निकालते हैं हर रोज़, कितने घंटे। एक्चुअली तो देखा जाए तो सारा टाइम इस वेलवेट बॉक्स का ही ध्यान रख रहे हैं, सोते हैं तो भी इसके लिए, खाते हैं तो भी इसके लिए, काम करके कमाते हैं तो भी इसके लिए करते हैं। तो अगर इस बॉक्स के लिए हम 23 घंटे लगा सकते हैं तो हमें इस डायमंड के लिए आधा पौना घंटा निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। और इसका इतना ध्यान रखने के बाद भी आप देख रहे हैं ना, आज चारों तरफ अचानक अचानक कुछ कुछ हो रहा है। यस और नो? अचानक। हमेशा शरीर का ध्यान रखा था, हमेशा राइट खाया था, हमेशा एक्सरसाइज की थी, हमेशा सब कुछ किया था, और सडनली अचानक। और तब डॉक्टर कहता है स्ट्रेस। इसका मतलब जब तक डायमंड का ध्यान नहीं रखेंगे तो डब्बा भी हेल्दी नहीं रहने वाला है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है।
संकल्प से सृष्टि बनती है, मतलब मेरे संकल्प से मेरा मानसिक स्वास्थ्य बनता है, मेरे संकल्प से मेरी फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है, मेरे संकल्प से रिश्ते बनते हैं, मेरे संकल्प से मेरा काम होता है, मेरे संकल्प से वातावरण एनवायरनमेंट बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। और संकल्प का ध्यान नहीं रख रहा है, विच मीन्स मेरी सोच, वो सोच तो यहाँ क्रिएट होती है ना, उसका ध्यान नहीं रख रहे। हम पूरी सृष्टि को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम संसार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सोचा संसार परफेक्ट हो जाएगा तो हम हैप्पी होंगे। संसार परफेक्ट होगा तो हम हैप्पी होंगे, या हम हैप्पी होंगे तब संसार परफेक्ट होगा? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? हम हैप्पी होंगे तो संसार परफेक्ट होगा, या संसार परफेक्ट होगा तो हम हैप्पी होंगे? इक्वेशन क्या है? हम हैप्पी होंगे। बस सिर्फ ये सारी इक्वेशंस जो आज यहाँ रिवाइज किए ना, बाहर जाके भी इनको याद रखना। ये चीज़ों से खुशी नहीं आती है। सृष्टि परफेक्ट होगी, रिश्ते परफेक्ट होंगे, देन आई विल बी हैप्पी? नहीं। जब हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे तो सृष्टि की हर एस्पेक्ट ठीक होने लग जाएगी। तो इस डायमंड का ध्यान रखना, आत्मा का ध्यान रखना, आत्मा को शक्तिशाली बनाना शुरू करना है। अगर हमने ये नहीं किया तो आने वाले कुछ सालों के अंदर, कुछ साल मतलब 25 साल नहीं, ये कुछ साल तो अब 2-3 साल में होने लगेगा, मेंटल हेल्थ इशू बढ़ेंगे, फिजिकल हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन बढ़ेगा, और एनवायरनमेंट का तो हम पता नहीं क्या करेंगे। तो इसलिए जब भाग रहे होते हैं ना एक दिशा में, तो कभी कभी रुक के चेक करना चाहिए राइट रोड पे भाग रहे थे कि नहीं। लेकिन हम चेक पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि सभी लोग उस रोड पे भाग रहे थे, तो हमें लगता है सभी जा रहे हैं तो सही जगह जा रहे होंगे। राइट और रॉन्ग? एक संस्कार है जो इस समय क्रिएट करने की ज़रूरत है। सभी जो कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सही है। What everyone is doing is not necessary right. अब वो समय चला गया कि मेजॉरिटी क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी जो कह रहे हैं वो राइट कह रहे हैं। अब उस संस्कार की ज़रूरत है कि आप सही पर खड़े होंगे, और अगर आप अकेले भी खड़े हैं और पूरी दुनिया दूसरी तरफ, तो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखिए, सही पर खड़े रखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे आपके बच्चों के पास वो वाली शक्ति नहीं आ सकती कि वो पीयर प्रेशर को फेस कर सके। पॉसिबल नहीं है। इस समय तो अगर लोग आपको कहें कि आप बहुत अजीब हो, आप बहुत ओल्ड फैशन्ड हो, आप बहुत बोरिंग हो, तो समझ लेना कि आप कुछ सही कर रहे हैं। आप कुछ सही कर रहे हैं, तब लोग आपको इस तरह से कह रहे हैं। वो समय चला गया कि सब लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या खाते हैं, सब लोग क्या पहनते हैं, सब लोग कहाँ जाते हैं, वो राइट है। ओवर, दैट इरा इज ओवर। तो सबसे पहली चीज़, इस डायमंड का ध्यान रखने के लिए समय अलॉट करें अपने सारा दिन के अंदर। ये सिर्फ चाहने से नहीं होता, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये बीज है, इस बीज से इस जीवन रूपी वृक्ष का निर्माण होता है, और फिर उस वृक्ष पे फल और फूल निकलते हैं। लेकिन वो फल और फूल इस बीज की स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सीड हेल्दी नहीं तो वो फल और फूल इधर उधर कुछ ना कुछ मुरझाते रहते हैं। हम पूरे वृक्ष पर मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सुबह सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल कर बीज को पानी देना था। वाटर द सीड ऑफ योर लाइफ, इट्स योर। सुबह दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? सुबह दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? हम में से कौन कौन सुबह उठते ही फोन देखते हैं? हाथ उठाइए प्यार से। और रात को सोने से पहले भी फोन देखते हैं? आपको याद है? अब तो कोई नहीं पूछता एक दूसरे से, पर पहले पूछा करते थे, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था? पूछते थे ना ऐसे। अभी आजकल कोई नहीं पूछता, क्योंकि सब लोग एक ही चेहरा देखते हैं आजकल, तो पूछना क्या उसके अंदर, फिर अलग तो चेहरा देखते ही नहीं किसी का। तो सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब सुबह सुबह यहाँ क्या भरा था सबसे पहले? क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो ये जो आत्मा है, ये एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह, इसकी अब्जॉर्प्शन पावर बहुत हाई होती है। तो सबसे पहले मैंने कौन सी थॉट्स क्रिएट की उठते ही?
वो पहले संकल्प सारा दिन पर प्रभाव डालने वाले हैं। तो उसके लिए कहा जाता था सुबह सुबह किसका चेहरा देखा। तो चेहरा देखा मतलब यहाँ पर क्या देखा सुबह सुबह, कौन से संकल्प से अपने दिन की शुरुआत की थी। अब जब हम फ़ोन उठा लेंगे सुबह सुबह, तो हम फ़ोन पे क्या देखेंगे? हम फ़ोन पे मैसेजेस देखेंगे, हम फ़ोन पे सोशल मीडिया देखेंगे, हम फ़ोन पे वर्क की ईमेल्स देखेंगे, हम फ़ोन पे दुनिया में क्या हो रहा है वो खबरें देखेंगे। तो जितना हम सुबह सुबह पहले दुनिया को देखेंगे, तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, हम दुनिया की वाइब्रेशन कंज्यूम कर रहे हैं। और जितना हम सुबह सुबह दुनिया की वाइब्रेशन कंज्यूम करेंगे, उतना ही हमारी स्थिति वैसी होती जाएगी जितना दुनिया की हालत है इस समय। द फर्स्ट 1 आवर, सुबह का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस ब्लॉटिंग पेपर के लिए। 1 घंटे के बाद ये ब्लॉटिंग पेपर थोड़ा सा सैचुरेट होने लग जाता है। तो जब हमारे पास ये खिलौने नहीं थे, तो हम सुबह सुबह उठकर क्या करते थे? याद करो थोड़ा सा, क्या करते थे सुबह सुबह घरों में जब फ़ोन और टीवी नहीं थे? क्या होता था? आप प्रकृति के साथ रहते थे, ध्यान करते थे, योग करते थे, योगा करते थे, प्राणायाम करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, हवन करते थे, कितना कुछ करते थे। ये सारा कुछ जो करते थे ना, वो दिन की शुरुआत में वाइब्रेशन को क्या करता था? ऊपर उठाता था। वेल बिगन, वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह सुबह हम पहले वेल बिगन होते थे, मतलब हम अपनी वाइब्रेशन को क्या करते थे? ऊपर उठाते थे। और अब हम जो सुबह सुबह कर रहे हैं, वो सुबह सुबह हम वाइब्रेशन को नीचे लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने दिन की शुरुआत को बदलना है, सुबह उठने का समय बदलना है। कितने बजे उठना चाहिए? सुबह सुबह कितने बजे उठना चाहिए? हम उठेंगे तो प्रभाव बाकियों पर पड़ेगा, तब जाके वो बच्चे कभी सोचेंगे उठने का। आज हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आजकल बहुत सारे बच्चे रात रात पढ़ते रहते हैं। कहते हैं हमारी रात को पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। जब छोटे छोटे मकान थे, अलग अलग कमरे नहीं थे, तो भी रात को सोकर सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे। आज अपने अपने कमरे, फिर भी कहते हैं रात को पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। और वो एक मेन कारण बन चुका है आज एंग्जाइटी, पैनिक अटैक का, क्योंकि स्लीप साइकिल ही सही नहीं है। नींद एक ऐसी चीज़ नहीं है कभी भी सो जाओ। उनको बोलो ना थोड़ा जल्दी सोना चाहिए, कहते हैं हाँ हाँ हम अपना 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप ले लेते हैं। कब लेते हैं? हम 4-5 बजे सोते हैं, 2 बजे तक उठ जाते हैं दोपहर को। किसान ने अगर बीज बोना है तो बीज बोने का एक टाइम होता है, ऐसे नहीं जब मन किया तब आके बीज बो दिया। प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो कभी भी शक्ति और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो सोने का एक समय होता है, सोने का एक तरीका होता है, और शक्तिशाली नींद अनुभव करने की एक विधि होती है। जब एग्जाम के दिनों में है तो वो रात भर पढ़ते रहते हैं, और फिर स्लीप साइकिल बदल जाता है, बिगड़ जाता है। अब एग्जाम खत्म हो जाते हैं, अब नींद नहीं आती रात को, तो फिर उसके बाद टीवी और फोन के साथ बैठते हैं, और धीरे धीरे वो उनकी आदत बन चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है मन की शक्ति का घटने का। तो सुबह कितने बजे उठना चाहिए? आज विदेश से लोग आते हैं हमारे देश में वर्कशॉप कराने के लिए, और उसको कहते हैं द 5 AM लीडरशिप क्लब। मतलब अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट करनी है तो आप सुबह 5 बजे उठिए, उसके लिए वर्कशॉप कीजिए। हमारे पास हजारों सालों से ये बात पता है कि 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत वेला होता है। वो समय हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है। उस समय मेजॉरिटी मन सोए हुए होते हैं, और जो जग जाते हैं वो सिर्फ परमात्मा को याद कर रहे होते हैं। तो हवा में क्या होता है उस समय? हवा में क्या होता है उस समय? हवा में प्योरिटी होती है, हवा में पॉजिटिविटी होती है। और उस प्योरिटी के समय जो उठेगा, उसकी वाइब्रेशन तो सिर्फ उठने की वजह से ऊपर उठ जाएगी। तो बच्चों को रात को जाग कर नहीं, सुबह जल्दी उठकर अगर वो पढ़ेंगे तो मेहनत कम,
रिजल्ट ज़्यादा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शक्ति भी बढ़ेगी साथ साथ। आपको अगर कोई काम करना है अपने ऑफिस का, उसको रात को देर से करने की बजाय टाइम पर सोकर सुबह जल्दी उठकर करेंगे तो उसमें नवीनता होगी। जो काम को आधा घंटा लगेगा वो सुबह आपको 5 मिनट में आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। जैसे अगर कहीं जाना है तो हम उसी समय निकलते हैं ना जब सड़क खाली होती है। जितना जितना सड़क पर ट्रैफिक बढ़ता जाएगा तो जर्नी तो वही है, लेकिन जर्नी का एक्सपीरियंस, टाइम लगना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो सुबह का 4 से 5 बजे का जो समय है, हवा में ट्रैफिक खाली होता है, वाइब्रेशंस बहुत पीसफुल होती हैं, परमात्मा को याद करना, उधर पहुंच जाना बहुत सहज हो जाता है, और अपने आप से कनेक्ट करके नवीन आइडियाज़ लेकर आना ये भी बहुत सहज हो जाता है। हाईवे इज़ क्लीन एंड क्लियर। लेकिन जैसे जैसे 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, ट्रैफिक क्या होने लग जाता है? काम वही कर रहे हैं, पढ़ाई वही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे शोर में कर रहे हैं, क्योंकि संकल्पों का शोर शुरू हो जाता है। तो सुबह उठने का समय और उसके लिए रात को सोने का समय, 10 से 2 बजे का जो समय है, वो सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन समय है हीलिंग के लिए, माइंड और बॉडी की हीलिंग के लिए। 10 से 2 के ये 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम 10 बजे की जगह 11 बजे सोते हैं, हम 1 घंटा खो देते हैं। अगर हम 12 बजे सोते हैं तो हम 2 घंटे खो देते हैं। तो अगर हमें गहरी नींद एक्सपीरियंस करनी है, कम सोकर शक्ति बनानी है, सोने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आजकल हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ज़्यादा सोने में, क्योंकि गलत जीवन शैली की वजह से ज़्यादा सोना पड़ता है, और ज़्यादा सोने के बाद भी सुबह उठकर फ्रेश नहीं दिखाई देते। किस किस का सुबह उठकर सोने का मन करता है? और मन करता है ना, और 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट। ये साइन है कि इतने घंटे सोने के बाद भी एनर्जाइजिंग नहीं हुई है, तो और सोने का मन करता है। और किस किस को बैठे बैठे नींद आ सकती है? चेक करना अगली बार, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कोई इधर गिरता है, कोई इधर गिरता है। कि बैठे बैठे दिन में क्यों नींद आती है? सारी रात सोए नहीं थे क्या? नहीं, सोए थे। फिर कहते नहीं, मेरी तो आदत है, मुझे बैठे बैठे कहीं भी नींद आ सकती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत अच्छा साइन है कि बैठे बैठे मुझे कहीं भी नींद आ सकती है। अगर मुझे दिन के किसी भी समय बैठे बैठे नींद आ सकती है, मतलब आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, मुझे नींद की कमी है। लेकिन रोज सोने के बावजूद नींद की कमी क्यों है? क्योंकि गहरी नींद नहीं सोते हैं। और गहरी नींद नहीं सो रहे क्योंकि जो सारा दिन में यहाँ शोर चल रहा है वो रात को भी चल रहा होता है। तो इसलिए सोने की एक विधि है और सोने का एक समय है। 10 से 2 का समय हाईएस्ट एनर्जाइजिंग समय है माइंड और बॉडी के लिए। लेकिन 10 बजे गहरी नींद सोने के लिए हमें अपना भोजन रात का जल्दी खाना होगा। जल्दी खाना चाहिए। खाना कितने बजे तक खाना चाहिए? अब ये सारी बातें हमारी लाइफस्टाइल से इस टाइम बिल्कुल ऑपोजिट चल रही हैं। अब जैसे ही हम सुनेंगे हम कहेंगे ना ना ना, ये पॉसिबल नहीं है, ना ना ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर हैप्पीनेस एंड हेल्थ भी पॉसिबल नहीं है। राइट लाइफस्टाइल, इसीलिए हर डॉक्टर बोल रहा है मेजॉरिटी डिजीजेस आर लाइफस्टाइल डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो रात को 10 बजे गहरी नींद अनुभव करने के लिए हमें 6:30, 7, 7:30 बजे तक खाना फिनिश्ड, ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो सोने से पहले हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं सोना पड़ेगा डाइजेशन करने के लिए। हम नींद में क्यों डाइजेशन करें? हम जागते जागते डाइजेशन पूरा करके सोएंगे, 2-2 घंटा हम एक्स्ट्रा सोएं उसके लिए। और उसके लिए रात का खाना लाइट और जल्दी। फिर एक है पेट जो खाता है और एक है मन जो सारा दिन भरता रहता है अपने अंदर। तो जल्दी खा तो लिया, लेकिन उसके बाद ध्यान रखना है कि सोने से पहले हम फ़ोन और टीवी से अपने मन के अंदर क्या भरते हैं। क्योंकि हम पूरा दिन का काम करके आए हैं तो हमें लगता है अब ये मेरा रिलैक्स करने का टाइम है। तो रिलैक्स हम किसके सामने करते हैं आजकल? सिर्फ चेक करना आज साक्षी होकर, वो टीवी पे कुछ भी ऐसा आ रहा है जो हमें रिलैक्स कर सकता है?
हमारा रिलैक्स की डेफिनेशन ये हो चुकी है कि ये जो मन का शोर है ये चुप हो जाए और मेरा मन ये टीवी ऐसा कैप्चर करके रख ले। जैसे ही टीवी बंद होगा यहाँ का शोर फिर से शुरू हो जाएगा। तो वो एक रिलैक्सेशन नहीं, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। जैसे अगर मेरा दांत दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, कुछ भी दर्द हो रहा है और मैं टीवी ऑन करके बैठ जाऊँ तो थोड़ी देर के लिए दर्द भूल जाता है, क्योंकि हमने माइंड को उस पेन से हटा के उस चीज़ के साथ डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन क्या उतनी देर में वो दर्द ठीक हो रहा है? नहीं, उस 2 घंटे के बाद तक वो घाव बढ़ गया होगा। अब अगर चेक करें हमारी लाइफ में कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं और हम सारा दिन अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं ताकि हमें यहाँ का शोर सुनना ही ना पड़े। आप 5 मिनट खाली बैठेंगे तो आप फ़ोन उठा लेंगे। आप सिर्फ चेक करिएगा किस दिन आप 15 मिनट खाली बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ 15 मिनट ऐसे खाली बैठे थे, जस्ट डूइंग नथिंग। कर सकते हैं 15 मिनट खाली बिना कुछ किए, बिना इधर उधर ऐसे कुछ किए। रोड पर देखना 30 सेकंड का रेड सिग्नल होता है, उतनी देर में भी लोग फ़ोन चेक करते हैं। 30 सेकंड नहीं खाली बैठते रेड सिग्नल पे। फिर कहते हैं मन की शक्ति क्यों घट रही है, उसको सारा दिन तो ऐसे हिलाते रहते हैं, उसको स्थिर तो रहने नहीं दे रहे। और फिर कह रहे हैं आज के बच्चे इतने हाइपर क्यों हो गए। हाइपर पेरेंट्स के बच्चे कैसे होंगे? हाइपर पेरेंट्स के बच्चे कैसे होंगे? हाइपर पेरेंट्स के बच्चे ओवर हाइपर होंगे, क्योंकि जब वो हमारे गर्भ में थे हम तब हाइपर थे। तो वो तो बचपन से ही वो संस्कार लेकर आ रहे हैं, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। हमने ध्यान ही नहीं दिया उस समय पर। हम कहानी सुनते हैं, अभिमन्यु ने गर्भ में सुन लिया और फिर जब वो अभिमन्यु 14-15 साल का था उस तब पे भी उसको याद था कि वो चक्रव्यूह में कैसे घुसना है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक सीख थी। और वो सीख ये थी कि गर्भ में बैठी हुई आत्मा हर चीज अब्सॉर्ब कर रही है, सोच, शब्द, माहौल, हर चीज वो आत्मा गर्भ में अब्सॉर्ब कर रही है। और इसलिए जब हम सब पैदा होने वाले थे तो हमारे पेरेंट्स काफी ध्यान रखते थे। तो हमारी मम्मीज को क्या कहा जाता था, देवी देवताओं की फोटो देखो, श्री कृष्ण की फोटो देखोगे तो वैसा बच्चा आएगा। अब आजकल की मम्मीज किसकी फोटो देख रही हैं? अभी वो नाम नहीं लेंगे हम किसी का, लेकिन फिर जिसकी फोटो देखेंगे वो संस्कार ही जागृत होंगे। फिर वैसे देन व्हाई ब्लेम द चिल्ड्रन? बच्चों पर क्यों क्वेश्चन मार्क? क्यों क्वेश्चन मार्क? क्योंकि हम हाइपर हैं, वो संस्कार वो लेकर आएंगे और फिर जब वो बड़े हो रहे हैं तब भी हम कुछ नहीं कर रहे उनको सशक्त बनाने के लिए, और उसका रिजल्ट फिर कई सालों के बाद मेंटल हेल्थ इशू के रूप में आता है। तो इम्पोर्टेंट है कि रात को सोने से पहले हम क्या रिलैक्स करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं उस पर अटेंशन रखें। वो चीज़ हमें रिलैक्स करे, हमें हाइपर ना करे। हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं, हमें रिलैक्सेशन चाहिए। हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं, हमें एनर्जाइजिंग चाहिए। हम पूरे दिन में इतना सारा काम करके आए हैं, आत्मा की शक्ति को कंज्यूम किया है इतना सारा, तो रात को सोने से पहले आत्मा की शक्ति को बढ़ाकर सोना है। वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करके घटाकर थोड़ी सोना है। वो सीरियल जो घर को तोड़ रहे हैं वो थोड़ी देखने हैं रात को सोने से पहले। हमें लगता है वो एंटरटेनमेंट है, वो शब्द गूंज रहे हैं हमारे घरों में रोज और हम उनसे एडिक्टेड होते गए हैं। कोई घर टूटने वाले सीरियल चल रहे हैं तो कोई क्राइम के सीरियल चल रहे हैं, कोई किसी का मजाक उड़ाने वाले सीरियल चल रहे हैं। इसमें शुद्धता कहाँ है, पवित्रता कहाँ है, सात्विकता कहाँ है? तो घर में कहाँ से आएगी वो वातावरण के अंदर? तो कंटेंट हमारा संस्कार बनाता है। और ये बहुत अटेंशन रखिएगा, क्योंकि जब तक आप अपना कंटेंट चेंज नहीं करेंगे आप बच्चों पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। वी आर वॉट वी वॉच, रीड, लिसन। तो 25 साल पहले हमारे लिए सहज इसलिए था क्योंकि ये सब था ही नहीं। ऐसे नहीं कि हम बहुत कुछ अलग थे, इट्स जस्ट दैट ये सब था नहीं। तो हमारे लिए कंटेंट क्या था? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी स्कूल की लाइब्रेरी की अच्छी किताबें,
और घर में आने वाली एक अखबार, दैट वाज कंटेंट। और आज एक बच्चे के सामने कितना कंटेंट है। तो अगर हमारे कंटेंट में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा, ये सब कुछ है, तो वो हमारे संस्कारों में है। तो क्या हम अपने कंटेंट का व्रत कर सकते हैं? थोड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन रेडी है करने के लिए? अगली बार आप जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सिर्फ चेक करना इसकी वाइब्रेशन क्या है, और सिर्फ अपने को याद दिलाना ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये हमारे संस्कार बन रहे हैं। कंटेंट इज इक्वल टू संस्कार, संस्कार इज इक्वल टू कर्म, कर्म इज इक्वल टू भाग्य। तो कंटेंट से सीधा डेस्टिनी बनती है। कंटेंट एंटरटेनमेंट नहीं, डेस्टिनी है, भाग्य है। उसको टाइम पास समझ के कंज्यूम नहीं करना, संस्कार बन रहे हैं और संस्कार से भाग्य बन रहा है। तो दिन की शुरुआत और दिन का अंत, एटलीस्ट ये 2 टाइम पे कंटेंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस 2 समय पर जो कंटेंट कंज्यूम किया वो यहाँ नहीं, वो डीप डाउन जाएगा, डीप डाउन जाएगा सबकॉन्शियस के अंदर। लेकिन हम रात को सोने से पहले टीवी देख रहे होते हैं, फिर इतना सब देख के फिर दुनिया की खबरें देखते हैं रात को सोने से पहले, और सब कुछ देखने के बाद जब बेड पर अपने आते हैं फिर अपना फ़ोन देखते हैं और फिर सो जाते हैं। तो फिर शरीर सोता है, मन के अंदर शोर होता है। सोने से पहले 1 घंटा पहले, एक्चुअली 2 घंटे, बट कम से कम 1 घंटा पहले अपने काम की कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट करिएगा। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जब हम घर आते थे, मतलब हमारे पेरेंट्स घर आते थे, तो वो किसी भी तरह से अपने काम से कनेक्ट नहीं हो पाते थे क्योंकि फ़ोन था नहीं। तो उनके मन को रोज़ 12 घंटे का आराम मिलता था, रात के 8 से सुबह के 8 तक। हर संडे को आराम मिलता था, हर त्योहार को आराम मिलता था, और इसीलिए तब ऐसी बीमारियां नहीं थी। अभी सारी जो मेजॉरिटी इश्यूज़ हैं वो एक थके हुए मन की वजह से हैं, इसको आराम नहीं मिलता है। तो रात को सोने से पहले के 1-2 घंटे अपने काम से डिस्कनेक्ट कीजिए। सोने तक ईमेल, मैसेज, बिजनेस कॉल, फिर रात को सिर्फ शरीर सोएगा, मन को नींद नहीं आएगी, वो काम ही करेगा नींद के अंदर भी। कौन कौन रेडी? 1 घंटा कम से कम, एक एक्चुअली आइडियली 2, क्योंकि इसको टाइम लगता है ये फाइल्स को शट डाउन होने के लिए। यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होनी पड़ती है। जैसे खाने को डाइजेस्ट होने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरे दिन का जो शोर है ना, इसको भी सेटल होने में टाइम लगता है। तो काम से डिस्कनेक्ट करें, फिर कंटेंट का ध्यान रखें रात को सोने से पहले, और फिर सोने से पहले का 15 मिनट अपने लिए रखें, और 15 मिनट में बहुत शुद्ध हाई वाइब्रेशन वर्ड्स को अपने मन चित्त पर डालें। वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है ज्ञान। नहीं तो हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। जब हम स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं सोने से पहले, तो उसमें पवित्रता है, उसमें विश्वास है, उसमें सम्मान है, उसमें एक्सेप्टेंस है, उसमें फॉरगिवनेस है, उसमें प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। नेगेटिव कंटेंट में अटैचमेंट है, प्योर कंटेंट में लव है, दोनों में फ़र्क है। तो कम से कम सोने से 15 मिनट पहले, वो बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है हाई एनर्जी वर्ड्स यहाँ डालने का। सोने से 15 मिनट पहले समय अपना रखिए और बहुत प्योर कंटेंट इस पर डालकर फिर सोइए। मेडिटेशन सीखेंगे, कल से हर सेंटर पर मेडिटेशन का प्रोग्राम रखा है, 3 दिन का, 1 घंटे का। 5-10 मिनट सोने से पहले आप मेडिटेशन कीजिए सीखने के बाद। तो उससे क्या होगा, सारा दिन के जो दाग लगे होंगे वो साफ हो जाएंगे, मन साइलेंट हो जाएगा, बहुत श्रेष्ठ संकल्पों का चिंतन होगा, और फिर श्रेष्ठ संकल्प का चिंतन करके जब हम सोएंगे तो सारी रात वो प्योर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मन और बॉडी की हीलिंग करेगी। सिर्फ मन स्ट्रांग नहीं होगा, बॉडी हेल्दी होगी। सात्विक खाना खाएंगे, सात्विक कंटेंट कंज्यूम करेंगे, फिर मेडिटेशन करके सोएंगे,
आपको शरीर के ध्यान के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। कर सकते हैं छोटी सी चीज़ 15 मिनट अपने लिए। कौन रख सकता है अपने लिए 15 मिनट? कितना ईजी है ना। ऐसे 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 करने की जगह 15 मिनट इसको एनर्जाइज करके सोते हैं, क्योंकि वो 15 मिनट नहीं है, वो 15 मिनट अगले 6-7 घंटे का इन्फ्लुएंस है। द लास्ट लेयर जो यहाँ पे डलेगी वो सबकॉन्शियस में जाएगी। वो 15 मिनट नहीं है, वो अगले 6-7 घंटे माइंड और बॉडी की एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। और फिर सुबह उठते ही सबसे पहला एक नियम बना लें कि 1 घंटा फ़ोन से हम दुनिया को नहीं देखेंगे। अगर कहीं कुछ इमरजेंसी होती है ना, लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज नहीं करते। तो हम सुबह सुबह क्यों सारे मैसेजेस ऐसे देखते हैं, क्या आया है उसके अंदर? और फिर सब देखने के बाद कहते हैं अब हम भगवान को याद करेंगे। याद ही नहीं होता, उसके बाद इतना ज़्यादा शोर आ गया इधर यहाँ पर। 1 घंटा फ़ोन मत देखिए, करके देखना है ये। आप सोचिए कि हम 1 घंटा ज़्यादा सो गए। जब सो रहे थे तब भी तो फ़ोन नहीं देख रहे थे ना। और फ़ोन पे ये जो नोटिफिकेशंस ऑन होती है ना आजकल, इसको ऑफ कर दीजिए। ये ऐसे टिंग 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 जिसके भी फ़ोन पे बजता रहता है ना, थोड़े दिन के बाद आपको बिना बजे आवाज़ें आने वाली हैं। हाँ, आएंगी ही। आप जाएंगे फ़ोन की तरफ और कुछ आया नहीं होगा मैसेज। ये हमारी माइंड, ब्रेन और बॉडी को डिस्ट्रैक्टेड रख रहा है। और ये हमारे अंदर ये संस्कार ला रहा है कि हर चीज़ एक अर्जेंट है ऐसा। और उससे हमारी शक्ति घटती है। हमें कोई वो टिंग 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 को ऑन क्यों रखना है? कुछ अर्जेंट होगा तो टिंग नहीं बजेगा, फ़ोन बजेगा। बाकी किसी ने अगर मैसेज किया तो ऑब्वियसली अर्जेंट नहीं है, इसलिए मैसेज किया है। हमने हर चीज़ को अर्जेंट क्यों बना दिया है? हर चीज़ जब अर्जेंट होती है ना, आप देखो जब भी कुछ अर्जेंट होता है, आपका माइंड, ब्रेन एंड बॉडी एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। होता है कि नहीं? अगर अभी आपको पता चले इमरजेंसी है तो आप कैसे उठेंगे? आप आराम से नहीं उठेंगे। इमरजेंसी है, कम क्विकली, तो आपका माइंड अलग से रिएक्ट करेगा, ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा, बॉडी हिलेगी और आप उस तरह से उठ कर जाएंगे। लेकिन इमरजेंसी तो कभी कभी होती है, तो माइंड, ब्रेन एंड बॉडी उसको हैंडल कर सकती है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन टिंग टिंग बजती रहती है ना, हमारा माइंड, बॉडी, ब्रेन इमरजेंसी मोड में चलने लग गया है। अगर हमारा एक्सीडेंट होते होते बचते हैं हम, आपने कभी चेक किया उस समय माइंड और बॉडी पे कितना इम्पैक्ट आता है? कुछ ही क्षणों के लिए होता है, लेकिन वो ट्रॉमा क्रिएट होता है। लेकिन वो हमें पता चलता है कि ये ट्रॉमा क्रिएट हुआ मेरे अंदर 1 मिनट के लिए। लेकिन जब हम जीवन जीने का तरीका ही वो बना लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम कितनी बार वो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं इस माइंड और बॉडी में। और सडनली हमें पता चलता है मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई। हम कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक थी, सडनली इतनी बड़ी बीमारी कहाँ से आ गई? हम ट्रॉमा क्रिएट कर रहे थे कब से उस माइंड और बॉडी के साथ। वो नोटिफिकेशंस को साइलेंट करो, उस फ़ोन को सिर्फ एक फ़ोन की तरह यूज़ करो। उसको अपनी लाइफ को ओवर पावर नहीं करने दो। आप साधन को कंट्रोल करो, नहीं तो साधन के गुलाम बन जाएंगे। आजकल डी एडिक्शन सेंटर खुल गए इस चीज़ के लिए भी। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, उससे पहले ही अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए। कल अगर आप डिसीजन लेंगे 1 घंटा फ़ोन नहीं देखने का, देखना वो 1 घंटा कितना आसानी से बीतता है या नहीं बीतता है। कुछ दिन लगेंगे उस आदत से छूटने के लिए भी। मन कहेगा बस मैं 5 मिनट देख लूँ फिर रख दूंगी। वो ही तो विड्रॉल सिम्टम है। कौन कौन हिम्मत करता है 1 घंटा कल सुबह नहीं चलाना फोन? पर चेकिंग करना, फिर अपनी देखना, उससे पता चलेगा कि हम कितने एडिक्टेड हैं उससे। और हमें सिर्फ क्या करना है, 5-6 दिन उस एडिक्शन के परवश नहीं होना है। और उसके बाद लाइफ लॉन्ग उसका बेनिफिट। तो सुबह दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं। मेडिटेशन अर्थात सबसे पहले मैं जो हूँ उसको जानना, पहचानना, समझना, उसके साथ एक रिश्ता जोड़ना। हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होता है। आज हमें साधन मिल गए तो हम हर क्वेश्चन का आंसर उधर ऑनलाइन क्लिक करते रहते हैं। घर में वो चीज़ें रख ली हैं, उसको बोलते हैं व्हाट इज़ दिस, वेयर इज़ दैट, वो हमें आंसर करता रहता है और हम घूमते रहते हैं। सारे आंसर यहाँ हैं। विजडम, विवेक, इंट्यूशन, कॉन्शियसनेस, ये हमारी शक्तियाँ हैं।
बाहर की दुनिया के आंसर्स उन साधनों से पूछे, लेकिन आंतरिक जगत के आंसर वो नहीं दे सकेंगे, वो हमारे पास आंसर है। तो सुबह का समय हमारी इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है। सुबह का समय हमें अपने लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है उसको उस टाइम लीजिएगा जब शोर नहीं है आसपास, तो राइट आंसर पता चलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुबह के उस समय में उठकर हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। इस बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी अब खुद को चार्ज नहीं कर सकती है, वो क्षमता ख़त्म हो गई। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन एक होता है याद करना, महिमा करना, और एक होता है कनेक्ट करके उसकी पावर को अपने अंदर कैसे भरना, वो है मेडिटेशन। क्योंकि जब मन स्कैटर्ड होता है तो भगवान को याद भी करने बैठते हैं तो शरीर ही बैठा होता है, मन तो उतनी देर में भी घूम के आ जाता है कहाँ कहाँ। किसी ने अनुभव किया, मन घूम के आता है जब हम शरीर के साथ बैठते हैं भगवान को याद करने। इसीलिए तो चार्जिंग नहीं हो रही ना, क्योंकि शरीर बैठा है, पर शरीर की चार्जिंग थोड़ी करनी थी। जिसकी चार्जिंग करनी थी वो तो 10 काम करके आ जाता है उतनी देर में, और उसके बाद देखते अच्छा टाइम हो गया, चलो मेरी पूजा हो गई, उठ जाओ। बट इट इज़ वेरी गुड टू सिट, वो बैठना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे जीवन में संयम और नियम लेकर आता है। लेकिन उस बैठने के साथ साथ इसको बैठना भी सिखाना है, इसको भी बैठना सिखाना है। तो मेडिटेशन वो हमें सिखाता है कि मन को स्थिर रखकर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, प्योरिटी, पावर, खुशी, ये जो सारी चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे संस्कार हैं। जब हम कहते हैं ओम शांति, उसका मीनिंग है अहम आत्मा शांत स्वरूप, आई एम अ पीसफुल सोल। लेकिन हम शांति बाहर ढूंढते हैं, हम खुशी बाहर ढूंढते हैं। एक्चुअली सुख हमारा निज स्वरूप है, संस्कार है। हम प्यार लोगों से मांगते हैं, एक्चुअली मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ लवफुल सोल। हम शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। लेकिन आज तो एक चाय का कप छोड़ने में भी ताकत लग रही है, और फिर कहते बहुत बार कोशिश कर लिया, मुझसे नहीं छूटता। क्योंकि हर रोज़ सुबह उठ के बोलते हैं इस चाय के बिना मेरा बिल्कुल नहीं चलता। कौन कौन बोलता है इस चाय के बिना मेरा बिल्कुल नहीं चलता? ये लाइन छोड़ देना, और ये लाइन किसी के लिए कभी यूज़ मत करना कि इसके बिना मेरा नहीं चलता। क्योंकि जिसके लिए भी ये लाइन आपने यूज़ की कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, मतलब आपने उसको, आप उसके गुलाम बनते गए, इसके बिना मेरा नहीं चलता। तो चाय के बिना नहीं चलता, फ़ोन के बिना नहीं चलता, लोगों के लिए बोलते हैं इसके बिना मेरा नहीं चलता, और उससे हमारी शक्ति क्या होती जाती है? चाय पीनी है तो मालिक बन के पिए, गुलाम बन के नहीं। मालिक बन के पिए, गुलाम बन के नहीं, क्योंकि गुलामी शक्ति घटाता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहले खुद स्वराज्य बनना पड़ेगा, और स्वराज्य मतलब स्व पर राज्य। तो जिन चीज़ों को आपको लगता है कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए थोड़े दिन के लिए। इसीलिए तो शिवरात्रि पे व्रत करते हैं ना, क्योंकि व्रत वृत्ति को बदलता है, व्रत विल पावर को बढ़ाता है। तो अगर लगता है कि ये चीज़ के बिना मेरा नहीं चलता, मीठे के बिना मेरा नहीं चलता, खाने के बाद तो मीठे मीठा चाहिए चाहिए, तो आज से छोड़ो उसको। उसको छोड़ के, उस गुलामी को ख़त्म करके, और फिर अपनी मर्जी से उसको चाहिए। ये नहीं कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, क्योंकि ये गुलामी हमें उधर तक लेकर जाती है कि डॉक्टर बोल देता है इसको छोड़ो, तो हम कहते हैं डॉक्टर साहब छोड़ो ना, जब तक है खा पी के जाएंगे। क्योंकि अब हमारी वो गुलामी हमारे बियॉन्ड कंट्रोल चली गई। तो लिव अ लाइफ लाइक अ मास्टर, नॉट लाइक अ विक्टिम। गुलाम की तरह नहीं। जो भी साधन यूज़ करना है, जो भी खाना पीना है, एक मालिक की तरह। स्वराज्य अर्थात स्व पर राज्य, मन पर राज्य, संस्कारों पर राज्य, कर्म इंद्रियों पर राज्य। तो जितना हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, तो ये स्वराज्य सहज होता है, इजी होता है। और जब स्वराज्य आएगा तभी लाइफस्टाइल आएगा। उसके बिना राइट लाइफस्टाइल की तरफ हम नहीं शिफ्ट करते। संयम और नियम में अपने आप को बांधना है।
सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन। जब तक संयम और नियम और मर्यादाओं की बाउंड्री में अपने को नहीं बांधेंगे तो फिर तो चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। एक मर्यादा की लाइन बनाइए कि ये हमारे परिवार की मर्यादा है, ये मेरी मर्यादा है, ये मेरे देश की मर्यादा है, और उस मर्यादा की लाइन में खुद रहिए, तभी बच्चों को उस लाइन के अंदर ला पाएंगे। रावण मर्यादा की लाइन के बाहर ही खड़ा हो सकता है, सिर्फ लाइन क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा रावण के पास, रावण अंदर नहीं आ सकता। लेकिन रावण एक बहुत अट्रैक्टिव रूप लेकर लाइन के बाहर खड़ा होता है, और हम उस रूप से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम लाइन क्रॉस करके बाहर जाते हैं, और जब हम लाइन क्रॉस करके बाहर जाते हैं तो रावण हमें पकड़ लेता है। तो इसलिए मर्यादा की लाइन, इवन अगर आपके आसपास हर एक उस मर्यादा को तोड़ रहा है, आप अपनी मर्यादा की लाइन के अंदर रहिए। खाने पीने की, पहनने की, जीने की, कमाने की, काम करने की, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा की लाइन में रहेंगे तो सिर्फ खुद नहीं बचे रहेंगे, परिवार को बचाएंगे, परिवार को बचाएंगे। नहीं तो मर्यादा की बाउंड्रीज टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। तो संयम, नियम, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रात को सोने की विधि, सुबह उठकर पहले मेडिटेशन और फिर से स्पिरिचुअल स्टडी। ये हमें 15 मिनट रात को और आधा पौना घंटा सुबह देना है। टोटल 1 घंटा देना है उस डायमंड का ध्यान रखने के लिए, बाकी 23 घंटे डब्बे के लिए। ज़्यादा तो नहीं है, 1 घंटा ज़्यादा है? पूरे दिन के अंदर 1 घंटा ज़्यादा नहीं है ना? हम जब किसी को कहते हैं ना आइए मेडिटेशन सीखिए, कहते मरने की भी फुर्सत नहीं, ऐसे करके कौन बैठेगा खाली। ये भ्रांतियाँ कि हमें बाहर की दुनिया में इतना काम है तो हम यहाँ का ध्यान रखने के लिए कैसे बैठ सकते हैं। बाहर की दुनिया यहाँ से बनती है, संस्कार से संसार बनते हैं, संकल्प से सृष्टि बनती है। यहाँ का ध्यान रखेंगे, बीज को पानी देंगे, वृक्ष अपने आप हेल्दी बनेगा, अपने आप हेल्दी बनेगा। तो सुबह ध्यान रखा, रात को ध्यान रखा, सारा दिन में कर्म योगी बनकर जीवन जिएंगे। कर्म योगी अर्थात वो नहीं जो बहुत काम करता है, उसको कर्म योगी नहीं कहते हैं। कर्म योगी अर्थात जो योगी स्थिति में कर्म करता है, मतलब जो हाई वाइब्रेशन पर अपना कर्म करता है सारा दिन। योगी स्थिति, 2 स्थिति होती है, योगी और भोगी। भोगी मतलब सफरिंग, लोअर एनर्जी, एंड योगी मतलब हायर वाइब्रेशन। हम सबको पता है कौन सी इमोशंस हायर वाइब्रेशन है, कौन सी इमोशंस लोअर वाइब्रेशन है, लेकिन आज समाज ने लोअर वाइब्रेशन एनर्जी को नॉर्मल बोल दिया है। स्ट्रेस नॉर्मल है? स्ट्रेस नॉर्मल है? आप बताइए, स्ट्रेस नॉर्मल है? यस और नो? नो। आप यहाँ से बाहर जाइएगा और किसी को भी मिलिएगा और बोलना मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, तो आपकी तरफ ऐसे देखेगा, आप नॉर्मल नहीं। इतना नॉर्मल बना दिया दुनिया ने उसको। तो जब हम एक नेगेटिव इमोशन को नॉर्मल बोल देंगे तो हम उसको यूज़ करने में रॉन्ग नहीं समझेंगे अपने आप। हम नहीं तो नॉर्मल है, गुस्सा करना नॉर्मल है। कोई कहते हैं गुस्सा करना ज़रूरी है, कोई कहता है डांटे बिना तो काम नहीं हो सकता है। और ऐसी वाली इमोशंस को यूज़ करते करते इस बैटरी को क्या करते जाते हैं, घटाते जाते हैं। जल्दी से बताइएगा कौन सी इमोशन से ये बैटरी घटती होगी सारा दिन में? 1 स्ट्रेस, दूसरा गुस्सा, और कोई? ईर्ष्या, वेरी गुड, जेलेसी, और हेट्रेड, नफरत। ओ, और एक्सपेक्टेशन से भी बैटरी घटती है, बहुत ज़्यादा घटती है, वेरी गुड। और हाँ जी, कंपैरिजन से भी बैटरी घटती है। देखा, आपको पहले ही बोला था हर आत्मा ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञान हमारा निज संस्कार है,
उस 7 संस्कारों में एक संस्कार ज्ञान है। पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, प्यार, ज्ञान, आनंद, ये हर आत्मा के 7 संस्कार हैं। इसीलिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा। हर आत्मा ये 7 गुणों की बनी हुई है। लेकिन अब हम अपने आप से पूछें, जब हमें पता है कि ये संस्कार बैटरी को कम करते हैं, फिर हमने इन संस्कारों को नॉर्मल बोल के ये संस्कारों को क्यों यूज़ करते हैं हम सारा दिन? तो मेडिटेशन क्या करेगा, जो ऑपोजिट संस्कार बन गए हैं उनको घटाता जाएगा, सिर्फ सिंपल तरीके से इन 7 संस्कारों को इमर्ज करते हुए, ज़्यादा यूज़ करते हुए। जैसे किचन में एक शेल्फ होता है, उसमें बहुत सारी शीशियाँ हैं। वो शीशियाँ जो हर सब्जी में डलती हैं, तो नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, ये सब है। तो वो सारी शीशियाँ जो रोज़ यूज़ होती हैं वो आगे होती हैं, और कुछ शीशियाँ होती हैं जो कभी कभी यूज़ होती हैं वो पीछे होती हैं। अब सपोज़ आज आपको डॉक्टर ने बोला आपको मिर्ची नहीं खाना, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो थोड़े दिन आप क्या करेंगे, मिर्ची की शीशी को नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी जगह आप कुछ और डालना यूज़ करेंगे, और थोड़े ही दिन में वो मिर्ची की शीशी पीछे चली जाएगी और जो शीशी पीछे थी वो आगे आ जाएगी। दैट इज़ मेडिटेशन। जो संस्कार हम कभी कभी आजकल यूज़ करते हैं, शांति, शक्ति, प्यार, इसको हम कभी कभी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तो हम इनको बाहर ढूंढ रहे हैं, और थोड़े दिन में मेडिटेशन करने से ये आगे आ जाएंगे, तो इनके जो ऑपोजिट संस्कार हैं वो अपने आप पीछे चले जाएंगे। दैट इज़ मेडिटेशन। दोनों संस्कार है हमारे पास, लेकिन हम कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सारा दिन में कर्म योगी बनकर रहना मतलब इन 7 संस्कारों को लेते हुए कर्म करना। खुशी के लिए काम पे नहीं जाना है, खुश होकर काम पे जाना है। कोई फर्क दोनों में? खुशी के लिए काम पे नहीं जाना है, खुश होकर काम पे जाना है। फर्क है जी? उमंग उत्साह होगा, एब्सोल्युटली, नहीं तो नीरसता के साथ जाते हैं काम पर, थके हुए चेहरे लेकर जाते हैं। रिश्तों में प्यार लेने नहीं जाना है, रिश्तों में प्यार देने जाना है। तो कहते हैं मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा, पर किसने बोला था कि कुछ लेने के लिए जाना था? कहते मुझे इस रिश्ते में कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन लेने के लिए जाना ही नहीं था, रिश्ते में किस लिए जाना था? हम कौन सी वाली संस्कृति हैं, ऐसी वाली संस्कृति है या ऐसी वाली संस्कृति है? हम देने वाली संस्कृति हैं, हम देवताओं की संस्कृति हैं। आप सबके पास एक नाम है ना जिसको आप कुल देवी कुल देवता कहते हैं। किसके घर में एक नाम है कुल देवी कुल देवता? कुल देवी कुल देवता का मीनिंग क्या शब्द का? कुल देवी कुल देवता, इस शब्द का मीनिंग क्या? मतलब हम उनके कुल के बिलोंग करते हैं। मतलब हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? मतलब हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? हम देवी देवताओं के कुल को बिलोंग करते हैं, और देवी देवता मतलब क्या? देने वाला। इसीलिए आज तक भी जो चीज़ें प्रकृति में देती हैं उनका पूजन होता है। आप देखो पूजन किस किस का हो रहा है? पूजन उसका होता है जो देता है। तो हमारा जो निज स्वभाव है वो देने का है। तो हर रोज़ अपने को याद दिलाना कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए एक बार ज़रा। आपने तो सोचा भी नहीं और ऐसे ही बोल दिया, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पक्का मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, पक्का कर सकते हैं? इसको रोज़ प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने उसको ऑपोजिट कर दिया। प्यार तो चाहिए ही ना, सम्मान तो चाहिए ही ना, वो मेरा कहना माने ये तो चाहिए ही ना। तो हम ऐसे से कैसे हो गए? जब ऐसे खड़े रहेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके सामने ऐसे खड़े? जो खुद कैसे खड़े? हम किसके सामने ऐसे खड़े हैं? जो खुद कैसे खड़े? अभी अगर हम बाहर जाएं सड़क पर, कुछ लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं है तो वो ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन उनको पता होता है वो किसके सामने ऐसे खड़े होने वाले हैं। वो किसके सामने खड़े होते हैं? जिनके पास ऐसे खड़े होने की क्षमता है धन के मामले में। हम किसके सामने ऐसे खड़े हैं? जो खुद हमारे सामने ऐसे खड़े हैं। और जब परिवार में 2 लोग या 4 लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे तो झगड़ा तो होगा ही होगा।
क्योंकि दोनों ही ऐसे खड़े थे। घर आके अनाउंस करते हैं आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है? ये इसलिए अनाउंस किया जा रहा है कि आज मेरे पास सहन शक्ति, झुकने की शक्ति, शांत रहने की शक्ति मेरी घटी पड़ी है, तो ध्यान आप रखना। तो सामने वाला बोलता है मैं तो आपसे भी ज्यादा थका हुआ हूं आज, मतलब मेरा कोई मूड नहीं है देने वाली साइड पे आना है, मैं तो और भी ज्यादा थका हुआ हूं। तो हम इस पे कॉम्पीट कर रहे हैं कि हम थकने से कुछ नहीं होता। फिजिकली थकिए, आत्मा को फ्रेश और एनर्जेटिक रखिए। और हम में से कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करता जो फिजिकली थकते हैं, क्योंकि हमारे साधन हमें फिजिकली बहुत कंफर्टेबल रखते हैं। तो इसलिए ये एक सोच है कि ये सब कुछ मुझे चाहिए। जितना चाहिए की तरफ खड़े रहेंगे और चाहिए होता जाएगा। प्रकृति में हर चीज देने के लिए है और मनुष्य आत्मा भी देने के लिए ही है, देने के लिए ही है। हम देवताई आत्माएं हैं, हम दाता के बच्चे देने वाले हैं। तो हर रोज अपने को याद दिलाना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। इसीलिए दिया जलाया जाता है। दिया मतलब दिया मतलब दिया मतलब दिया। इसीलिए कहते हैं दिया जलता रहे तो कैसे होगा जीवन शुभ। तो फिर हम डर के उस दिए को संभालने जाते हैं। कोई कहता है दिया बुझ गया, अब कुछ अशुभ होने वाला है। तो ये दिया बुझने से क्यों अशुभ होगा? कुछ भी बुझ गया तो वापस जला लीजिए उसको। वो एक मैसेज था कि जब यहां से दिया बुझ जाएगा ना तो जीवन अशुभ हो जाएगा। दिया मतलब द पावर टू गिव, देना। मैं प्यार देने वाली, सम्मान देने वाली, महिमा देने वाली, महिमा चाहने वाली नहीं, दूसरों की सेवा करने वाली। मैं देवताई आत्मा हूं। जब हम लेने से, चाहिए से देने पे शिफ्ट होंगे तभी ये सृष्टि कलयुग से सतयुग पर शिफ्ट होगी। क्योंकि सतयुग मतलब देवी देवता की दुनिया है, देने वाले की। रेडी है सतयुग बनाने के लिए? आप रेडी हैं सतयुग बनाने के लिए? या कलयुग इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी भी? अभी तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन चल रहा है। ये ट्रांजिशन का समय चल रहा है। जब एक पुराना मकान हिल रहा होता है, टूट रहा होता है, लेकिन जब दिखे ना कि वो हिल टूट रहा है तो नया मकान बनाना शुरू कर देना चाहिए। अब ये शिफ्टिंग का समय चलेगा, लेकिन हमें रेडी होना है कि हमें सतयुग की दुनिया बनानी है। सतयुग और कलयुग कोई अलग जगह नहीं, सतयुग और दुनिया और कलयुग की दुनिया समाज है। हम में से किस किस ने कलयुग बनाया? बताइए किस किस ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? तो बोलना मैंने कलयुग बनाया, मैंने कलयुग बनाया। तो सतयुग कौन बनाएगा? हम नहीं, मैं। हम बोला तो सब लोग बनाएंगे, मैं। और सतयुग कैसे बनाएंगे? सतयुगी संस्कार। तो गुस्सा करके काम होता है, ये कलयुगी संस्कार है। शक्तिशाली स्थिति में एम्पैथी से, धैर्यता से, स्थिरता से काम होता है, ये सतयुगी संस्कार है। बच्चे हैं तो चिंता तो होती ही है, ये कलयुगी संस्कार है। बच्चे हैं तो उनको शक्तिशाली बनाकर उनका ध्यान रखना है, ये सतयुगी संस्कार है। हम ह्यूमन बीइंग है, एक्सपेक्टेशन तो होगा ही, ये तो कलयुगी संस्कार है। हम ह्यूमन बीइंग है तो एक्सेप्टेंस नेचुरल है। कोविड है तो डर तो लगेगा ही, ये कलयुगी संस्कार है। कोविड है तो पावरफुल होना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सतयुगी संस्कार है। इम्पोर्टेंट है, ऐसे वाला संस्कार नहीं, ऐसे वाला। और जैसे ही संस्कार ऐसे वाले होते जाएंगे आत्मा की शक्ति बहुत फास्ट बढ़ जाएगी। और जब ये शक्ति फास्ट बढ़ेगी इसका प्रकृति पर प्रभाव आएगा। सिर्फ एक छोटी सी पॉपुलेशन चाहिए जो ऐसे से ऐसे पे शिफ्ट हो जाए, द वर्ल्ड विल चेंज एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज बहुत जल्दी। अब तो कलयुग नहीं चल रहा, घोर कलयुग चल रहा है। चल रहा है कि नहीं घोर कलयुग? तो घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? चलती रहेगी क्या घोर रात्रि? तो घोर रात्रि के बाद सवेरा शुरू, उसी को जागरण कहते हैं।
जागरण, शिवरात्रि के दिन जागरण, मतलब इस सृष्टि पर रात्रि के समय निराकार परमात्मा शिव को याद करके सवेरा लाना, वो जागरण। वो जागरण अर्थात परमात्मा को कनेक्ट करके अपने संस्कारों को इमर्ज करना पावरफुल, और सृष्टि पर सवेरा लाना, उसके लिए जागरण करते हैं। वो एक रात का जागरण नहीं होता है, वो जीवन में जागरण होता है। वो एक दिन का व्रत नहीं होता है, वो जीवन में व्रत होता है। वो एक दिन के लिए अख के फूल नहीं अर्पण करने होते हैं, वो अपने अंदर के जहर को अर्पण करना होता है। त्योहार एक दिन का नहीं होता है, त्योहार जीवन बदलने के लिए आता है। तो व्रत रखिए आज, और अपने मन को सात्विक बनाने के लिए एक कंटेंट का ध्यान रखेंगे, दूसरा मेडिटेशन ज़रूर करेंगे, तीसरा नींद सही लेंगे, चौथा कर्म योगी बनकर रहेंगे। कर्म योगी धन कमाते हैं, लेकिन धन दुआओं के साथ कमाते हैं। कलयुग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि हम कितना धन कमाते हैं ये हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है। और सफलता इसको कहा जाता है जो ज़्यादा कमाते हैं, जिनकी ज़्यादा बड़ा ओहदा है, पोजीशन है। सफलता इसमें नहीं होती है कि कितना कमाते हैं, सफलता इसमें होती है कि कैसे कमाते हैं। How much are you making is not important, how you are making is important। क्योंकि जब वो धन घर आता है तो उसके साथ वाइब्रेशन भी घर आती है। धन को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। कभी हमने सोचा धन को देवी का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि धन दिव्यता से कमा के लाने की चीज़ है। लेकिन क्योंकि हमने सोचा जितना ज़्यादा धन उतनी ज़्यादा खुशी, तो बस हम धन कमाने पे लग गए विदाउट थिंकिंग कि वो धन कैसे आ रहा है। क्या धन दुआओं के साथ कमाया जा सकता है? क्या धन दुआओं के साथ कमाया जा सकता है? यस। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कहीं काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम कितनी ऑथेंटिसिटी से, कितनी सिंसियरिटी से, कितने एथिकली, और जितना हमसे अपेक्षा रखी जाती है उससे ज़्यादा हम काम करें, और काम करते हुए दूसरों को सुख दें। जो हम काम करेंगे उससे धन कमाएंगे, जो दूसरों की सेवा और सुख देंगे उससे दुआएं कमाएंगे। अगर हमारा अपना काम है, मतलब हमारा अपना बिजनेस है, तो और भी ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हमने सोचा बिजनेस मतलब मुझे कमाना है, बिजनेस मतलब मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। अपने से ज़्यादा दूसरे का ध्यान रखें, अपने बेनिफिट से पहले दूसरे का बेनिफिट सोचिए। दुआएं कमाएंगे, कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? आप अगर फल लेने गए और किसी ने 4 अच्छे फल में एक थोड़ा सा सड़ा हुआ एप्पल डाल दिया, तो वो उस दिन आपसे क्या कमाता है? क्या कमाता है वो उस दिन? उस दिन पैसे तो कमा लिया उसने, लेकिन आपसे कुछ नेगेटिव एनर्जी जाएगी या नहीं जाएगी? उसको जाएगी ना। लेकिन अगर उस दिन किसी फल वाले ने आपको कहा नहीं आप मुझसे मत लीजिए, आज ना मेरे पास फ्रेश नहीं है, आप सामने वाली दुकान से लीजिए, उस दिन वो आपसे क्या कमाता है? दुआएं कमाता है ना। लेकिन उस दिन उसने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? दुआएं कमाई। ये एक नियम है, ये एक सिद्धांत है, इसको करके देखिएगा। जो धन कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं है दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे, ये निश्चित है। ये निश्चित है, ये सिर्फ करके देखना है, क्योंकि दुआ इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो आपको पुश देकर बहुत आगे ले जाती है, जितना आगे आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वो हिम्मत रखनी है कि मुझे सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं जीना है, मुझे दूसरों को सुख देने के लिए काम करना है। बिजनेस दूसरों की सेवा के लिए होता है, बिजनेस अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं होता है। अपनी प्रॉस्पेरिटी उसमें अपने आप समाई हुई है, लेकिन इंटेंशन उसका दूसरों की सेवा और सुख देने के लिए। सेवा सिर्फ वो नहीं होती है जिसमें पैसे नहीं कमाए जाते, जो चैरिटी है। सेवा मतलब हम जो कर रहे हैं वो सेवा है। अगर आप अपने बच्चों की भी परवरिश कर रहे हैं, उसको सेवा भाव से कीजिए कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा और काम में क्या फ़र्क होता है? सेवा और काम में क्या फ़र्क होता है?
आप देखो, हम कभी मंदिर में, गुरुद्वारे में सेवा करने जाते हैं, तो वहाँ तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के वहाँ जाकर लोगों की चप्पलें उठाते हैं, सफाइयाँ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। घर आते हैं, कोई कहेगा मेरी चप्पल देना ज़रा 1 मिनट। तो क्यों? आपके हाथ पे मेहंदी लगी है इस टाइम। तो कहेंगे अभी अभी तो आप अननोन लोगों की चप्पलें उठा रहे थे। कहेंगे वहाँ तो हम सेवा कर रहे थे। सेवा हमें ईगोलेस बनाता है। सेवा हमारे संस्कार स्वभाव को बदल देता है। लेकिन सेवा कभी कभी करने वाली चीज़ नहीं है। सेवा एक कॉन्शियसनेस है। सेवा हमारी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करता है। जब आप सेवा करते हैं तो आप कभी ये नहीं सोचते सामने वाला भी मुझे कुछ देगा। ना, हम सेवा करने आए हैं। तो बच्चों को भी ऐसे ही परवरिश करें। हम इनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि बाद में ये हमारा ध्यान रखेंगे, तो फिर हर्ट नहीं होगा बाद में। सेवा भाव की परवरिश, सेवा भाव की परवरिश एक अलग एनर्जी क्रिएट करती है। तो कर्म योगी मतलब ट्रस्टी जीवन, मतलब सेवा भाव का जीवन और अन्न की परहेज। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है और जैसा पानी वैसी वाणी होती है। हमारी वो संस्कृति है जहाँ हम प्रसाद बनाते हैं। हमारी वो संस्कृति है जहाँ हम पानी को अमृत बनाते हैं, जहाँ हम अमृत को ऐसे लेते हैं और उसका एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते हैं, और फिर उसको पीने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। हम प्रसाद का दाना नीचे भी गिर जाता है तो उसको ऊपर उठा के फिर खा लेते हैं। हम प्रसाद अकेले नहीं खाते, जो दिखता है उसको दे दे के खिलाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो उस प्रसाद में क्या है, उस पानी में क्या है जिसको ऐसे ऐसे करते हैं? वो भी एक लड्डू है, लेकिन दूसरा लड्डू पड़ा होता है तो आधा खाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्रसाद है और वो सिर्फ एक लड्डू है। तो प्रसाद और लड्डू में क्या फ़र्क हुआ? वाइब्रेशन। ये परमात्मा की याद में बना है। इसमें शक्तिशाली शब्द डले हैं। इसको वेस्ट नहीं करना, इसको सभी को देकर सबको वो वाइब्रेशन देने हैं। वो पानी है, ये भी पानी है। आधा ग्लास पीते हैं, आधा ऐसे फेंक देते हैं, और वो पानी उसका एक बूंद नीचे नहीं गिरने देते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर हाई वाइब्रेशन है, परमात्मा की याद की शक्ति है। तो क्यों ना अपने खाने को प्रसाद बना दें और अपने पानी को अमृत बना दें। बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? सात्विक भोजन खाएं। आज से 3 महीने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखें जो नहीं करते हैं, और वो है प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियन खाना। तामसिक भोजन हमारे मन को सात्विक नहीं बनने दे सकता है। उसकी वाइब्रेशन ही वो नहीं है। उसकी वाइब्रेशन में ही हिंसा है, उसकी वाइब्रेशन में ही मृत्यु है। वो हमें सेहत भी नहीं दे सकता है, क्योंकि लाइफ डेथ से नहीं निकल सकती है। वो डेथ है, उसमें से कैसे लाइफ की एनर्जी निकलेगी? सिर्फ प्रोटीन्स हैं उसके अंदर, लाइफ नहीं है, प्रोटीन्स है। लेकिन हमने सोचा ये चीज़ों से हमें हेल्थ मिलती है। आज तो डॉक्टर्स भी बताते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 3 महीने के लिए सात्विक खाना, वेजिटेरियन खाना खा के देखिए। आपका मन भी अच्छा फील करेगा, आपका शरीर भी अच्छा फील करेगा। तामसिक भोजन के फाउंडेशन में ही दर्द है, चीखना है, चिल्लाना है, नफरत है, गुस्सा है, डर है, हिंसा है, मृत्यु है। वो कोई भोजन है? वो खाते हैं और उसको बोलते हैं बहुत हेल्दी है, फिर बोलते हैं बहुत टेस्टी है। किसी की मृत्यु को हम टेस्ट बोलते हैं। ये कौन सा कर्म बनता है? ये कौन सा कर्म बनता है? तो इसलिए वेजिटेरियन खाइए, घर का खाइए, और उसको प्रसाद की तरह बनाइए। जिस घर में रोज़ प्रसाद बनेगा और पानी अमृत बनेगा, उस घर का भाग्य बदल जाएगा, लोगों के मन बदल जाएंगे उस घर में। घर में परमात्मा की याद में खाना बनाइए। रसोई में वो शब्द चलने दीजिए, रसोई में भजन चले, परमात्मा के याद के गीत चलें, प्रवचन चलें। वो एक एक शब्द जब खाने में जाएगा ना, तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। आपके बच्चों के मन बदल जाएंगे। जिस घर में रिश्ते बिखर रहे हों, वो रिश्ते जुड़ जाते हैं सिर्फ खाने से। खाने में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। जहाँ तक हो सके खुद खाना बना के खाइए। आजकल हम खरीद के खाना बहुत खाते हैं।
वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आत्मिक शक्ति घटाने का, बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले उसकी इंटेंशन में ही पैसा है, वो प्रॉफिट की इंटेंशन से बना है खाना। और दूसरा शोर में बना है, जल्दी जल्दी में बना है। जहाँ इतना ज़्यादा खाना बनता है आराम से नहीं बन सकता कभी भी, जल्दी 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 जल्दी। तो हरिड 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 की एनर्जी वाला खाना खाते हैं ना, सारा दिन भी हरिड हरिड ही है। अरे जल्दी करो जल्दी करो, भाई जल्दी क्या है, नहीं जल्दी करो, वो जल्दी करो वाला खाना खाते हैं। और फिर किस धन से वो जगह चलती है, किस तरह का धन वहाँ कमाया जाता है, कौन खाना बना रहा है, किस स्थिति में खाना बना रहा है, उसके संस्कार क्या हैं, आज उसका मूड क्या है, और वहाँ का वातावरण क्या है, वो सारी चीज़ हम खाने के साथ अब्जॉर्ब करते हैं। किसी भी दिन अगर आपका बिना वजह मन परेशान है या आपको चिंता हो रही है, आप सिर्फ चेक करना आपने आज किसके हाथ का खाना खाया था। खाने का असर 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे मन पर हो जाता है। इसीलिए प्रसाद इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रसाद मन को सुकून देता है, शक्ति देता है। तो घर का खाना खाइए, घर में खुद प्यार से बनाइए, अच्छे मनोस्थिति में बनाइए, परमात्मा की याद में बनाइए, उसको प्रसाद कहते हैं। और फिर उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। प्रसाद खाते समय फ़ोन और टीवी नहीं देखते, वो संस्कार को घर में चेंज कीजिए और परमात्मा को शुक्रिया करके उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। छोटा सा परिवर्तन बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता है। जितनी कॉम्प्लिकेशंस आज हमारे जीवन में हो गई हैं, उस सारी कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, बहुत छोटा सा चेंज लाना है। बहुत छोटा सा चेंज बहुत बड़े रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो कल से आपको एक, जब आप यहाँ से बाहर चलेंगे, एक पैम्फलेट मिलेगा प्रसाद के साथ। बहनों ने आप सबके लिए साइलेंस में और मेडिटेशन में प्रसाद बनाया है, तो उसको लेते हुए ज़रूर चलिएगा। और उसके साथ एक पैम्फलेट होगा, उस पैम्फलेट पे आपके शहर के सेंटर के एड्रेस दिए होंगे। और हर सेंटर पर कल से 3 दिन के लिए 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे ईजी चीज़ है, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं सेंटर पर करते हैं, तो इसलिए बहुत ईजी है। तो कल से 3 घंटा निकालिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 1 घंटा रोज़। 2 टाइम रखे हैं, एक सुबह 8 से 9 और दूसरा शाम को 6 से 7। दोनों में से जो टाइम आपको सूट करे, सुबह 8 से 9 या शाम को 6 से 7। कौन कौन निकालने के लिए रेडी है ये 1 घंटा 3 दिन के लिए? तो पैम्फलेट पे सेंटर का एड्रेस दिया, जो सेंटर आपको सबसे नज़दीक पड़ता है, और ये दोनों में से जो टाइम आपको सूट करता है। और अगर बाय चांस आपको ये दोनों टाइम सूट नहीं करते हैं, तो आपको जो टाइम सूट करता है, इससे ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है? और अगर आपको बाय चांस ये 3 दिन नहीं सूट करते हैं, तो आपको जो दिन जो टाइम सूट करता है, इससे ज़्यादा इजी कुछ हो सकता है? नहीं। और उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। तो अभी हमें करना क्या है, और हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा समय निकालना है और शक्ति बढ़ानी है, और शक्ति बढ़ाकर दिया बनकर सबको शक्ति देनी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको हर घर के बच्चों की है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाला समय इनके लिए ईजी नहीं होगा अगर हमने अभी से उनको स्ट्रेंथन नहीं किया है। तो इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खुद को सशक्त बनाकर हम उनको शक्तिशाली बनाएंगे। आइए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। और आज हम यहाँ से बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे, मौन में घर तक चलेंगे, जैसे कि हॉल में कोई है ही नहीं। हर रोज़ सुबह या जो भी समय ठीक लगे, कुछ देर के लिए मौन रखें। शक्ति बढ़ाता है, शब्दों पर संयम लाता है, और हमें अपने मुख का मालिक बनाता है। तो हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे, और मौन में चलते हुए साइलेंस में प्रसाद लेंगे, और फिर साइलेंस में घर तक चलेंगे। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति
मैं पवित्र आत्मा संयम और नियम की मर्यादा में चलने वाली आत्मा अपने घर का दिया सबको सुख देने वाली आत्मा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आज मेरी प्रतिज्ञा है कि मैंने हर रोज थोड़ा सा समय अपने लिए। मैं आत्मा हूँ और हर एक जिनसे मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, काम करती हूँ, वो एक आत्मा है, रोल नहीं। हर एक के साथ एक समान सम्मान प्यार, एक समान इक्वलिटी। कोई मुझसे छोटा बड़ा नहीं, वो तो सिर्फ एक रोल है। एक समान, सारे भेदभाव फिनिश्ड। मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। बार बार व्यवहार को बदलना नहीं। प्यार, शांति और शक्ति मेरा संस्कार है और वही संस्कार हर एक के साथ व्यवहार में आएगा, सबके साथ एक समान। मैं डायमंड हूँ, फ्लॉलेस डायमंड, बेदाग हीरा। अपनी लाइट और शक्ति सबको देने वाली। मैं सत्यों की आत्मा हूँ। इस सृष्टि पर सत्युग लाना मेरी जिम्मेदारी है। सात्विक अन्न, सादगी का जीवन, प्रकृति का सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। मैं सत्युगी देवताई आत्मा हूँ। कल से मैं 1 घंटे का समय निकालती हूँ इस शक्ति को अपना नेचुरल स्वभाव बनाने के लिए। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भर के खुद को सशक्त करने के लिए। ये मेरा श्रेष्ठ कर्म सिर्फ मुझे नहीं, सृष्टि को बदल देगा। अगले 15 मिनट हम मौन में रहेंगे जब तक हम घर नहीं पहुंचते। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे, मौन में उठेंगे। जो भाई बहनें नीचे बैठे हैं वो पहले उठेंगे, जो नीचे सीढ़ी पर बैठे हैं वो पहले